नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आप अपने साथ एक बॉम्ब लेके घूम रहे हैं और ये बात आपको पता भी नहीं है। दोस्तों, ये जो फोन आपके जेब में है या दूसरे गैजेट जो भी आप अपने साथ लेके चलते हैं, ये किसी बॉम्ब से कम नहीं है। कोई भी इनको हैक करके इनमें ब्लास्ट करवा सकता है और आपको ये बात पता भी नहीं चलेगी कि कब क्या हो गया। आजकल लेबनान में हुए पेजर हमले की खबरें बहुत चर्चा में हैं। 17 सितंबर 2024 को लेबनान के उन इलाकों में लोगों के पास जो पेजर थे उनमें एक एक करके ब्लास्ट होने शुरू हो गए और ये जो पेजर हैं ये एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास थे और इन हमलों में 10 के लगभग लोग मारे गए और 3000 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये जो ब्लास्ट है ये लेबनान के उस इलाकों में ही क्यों हुए और किसने ये पेजर में ब्लास्ट करवाए और ये पेजर होता क्या है, ये हिजबुल्लाह कौन है जिसके लड़ाके इस पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन था 17 सितंबर 2024। लेबनान के लोग अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी दिन के लगभग 3:30 बजे के आसपास उनके जेब में जो पेजर पड़े थे उनसे बीप की आवाजें आने शुरू हो गई और ये जो आवाजें थी ये बहुत तेज थी। जैसे ही उन लोगों ने अपनी जेब से पेजर को निकाल कर देखा तभी उनमें ब्लास्ट हो गया और अगले आधे घंटे में लेबनान में इस तरह के हजारों ब्लास्ट हुए। दरअसल दोस्तों, ब्लास्ट से पहले ये जो बीप की आवाज उनके पेजर से आई थी इसको जानबूझकर करवाया गया ताकि लोग इस बीप की आवाज को सुने और अपनी जेब से पेजर को निकाले या जो पेजर इधर उधर रखा हुआ है उसको उठाकर अपने हाथ में लें और इनमें ब्लास्ट हो जाए ताकि कैजुअलिटी या इंजरी ज्यादा से ज्यादा हो। दोस्तों, ये ब्लास्ट जो है ये लेबनान के दक्षिणी इलाकों के शहरों में, जिसमें उसकी राजधानी बेरूत भी शामिल है, उसके साथ साथ लेबनान सीरिया के बॉर्डर के पास जो बेका घाटी है उसमें सबसे ज्यादा हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहीं पर हिजबुल्लाह के सबसे ज्यादा लड़ाके रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब हिजबुल्लाह के लड़ाके फ्रंट लाइन पे नहीं लड़ रहे होते तब वो सिविलियन की तरह ही अपने डेली लाइफ के काम कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों के पास जो ये पेजर हैं ये उस टाइम थे जिनमें ब्लास्ट हुए और इन विस्फोटों में 12 के आसपास लोग मारे गए हैं और 3000 के लगभग लोग घायल हुए हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ एक छोटी बच्ची भी है और जो लोग घायल हुए हैं उनके चेहरे, हाथ और पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। कुछ लोगों के तो पेट में सुराख तक हो गए हैं और कुछ लोगों के प्राइवेट पार्ट तक गायब हो गए हैं। और ये जो पेजर है ये लेबनान में ईरान के एक राजदूत के पास भी था, उनका भी पेजर फट गया और कहा यह जा रहा है कि उनकी आंख भी बुरी तरह से जख्मी हो गई है। और अभी तक लेबनान के लोग कंफ्यूजन में ही थे कि क्या किया जाए, कैसे ये जो पेजर में ब्लास्ट हो रहे हैं इनसे छुटकारा पाया जाए। कि तभी 18 सितंबर को भी हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो वॉकी टॉकी से अपनी बातचीत कर रहे थे, उनमें भी ब्लास्ट होने शुरू हो गए। उनकी गाड़ियों में लगे रेडियो में भी ब्लास्ट हो गई और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि लोगों ने अपने घर के ऊपर जो सोलर पैनल लगवाए हुए थे उनमें भी ब्लास्ट हुए हैं। लेबनान के एक सांसद अली अमार के बेटे, जिनकी 17 सितंबर को पेजर फटने से मौत हो गई थी, 18 सितंबर को उसका जनाजा निकाला जा रहा था और इस जनाजे में जो लोग शामिल हुए थे वो वॉकी टॉकी से बातचीत कर रहे थे और तभी उनके वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होने शुरू हो गए। और ये जो 18 सितंबर को ब्लास्ट हुए हैं इनमें भी करीब करीब 14 लोग मारे गए हैं और 450 के आसपास लोग घायल हुए हैं। एकदम से इतने घायलों के अस्पतालों में आ जाने से अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और जो मेडिकल के लोग हैं वो भी इन पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। अस्पताल में भी कई पेजर की फटने की खबरें हैं जिनसे अस्पतालों में काम करने वाले लोग भी डरे हुए हैं। इसके बाद लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों को पेजर से दूर रहने की सलाह दी है और पेजर्स को खत्म करने की बोला है। सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने को बोला गया है। मेडिकल लाइन के सभी लोगों को काम पर वापस आने के लिए बोला गया है और उन्हें यह भी कहा गया है कि वो सेल फोन, पेजर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहें। अब दोस्तों, अगर हम इस सारे सीन के पीछे की कहानी की अगर बात करें तो करंट में जो इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर बहुत सारे रॉकेट दागे और उसके अगले ही दिन यानी 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कुछ उत्तरी इलाकों के शहरों में हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण इजराइल को अपने 60,000 लोगों को उत्तरी इलाकों से विस्थापित करना पड़ा था। और दोस्तों, हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल हमास पर अपने हमले बंद नहीं करेगा वो तब तक इजराइल पर हमले करता रहेगा। जुलाई 2024 के लास्ट में एक बॉम्ब हिजबुल्लाह की तरफ से आकर इजराइल की गोलन हाइट्स में गिरा, जिसकी
जिसमें मजदल सैम्स नाम की जगह पर खेल रहे कुछ बच्चों की मौत हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये हिजबुल्लाह कौन है। दोस्तों लेबनान में ये हिजबुल्लाह पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करता है और वहाँ के राजनीति में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। दरअसल दोस्तों लेबनान के गृह युद्ध के दौरान इजराइल ने लेबनान के साउथ के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और इसी कब्जे वाले हिस्से को छुड़ाने के लिए और इजराइल की सेना से लड़ाई करने के लिए हिजबुल्लाह को बनाया गया था। 1982 में कुछ मुस्लिम मौलवियों ने लेबनान में ईरान की फंडिंग से इस हिजबुल्लाह का गठन किया था। हिजबुल्लाह कहता है कि इजराइल का खात्मा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और 1985 में हिजबुल्लाह ने कहा भी था कि जब तक इजराइल का खात्मा नहीं हो जाता उसका संघर्ष तब तक जारी रहेगा। तो दोस्तों 2006 में जो लेबनान और इजराइल के बीच जो जंग हुई थी उसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना के साथ पूरी ताकत से लड़ाई करी थी। वैसे तो इस लड़ाई के बाद दोनों ही हिजबुल्लाह और इजराइल ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन इजराइल ने बाद में अपनी हार मान ली थी और लेबनान के साउथ के जिन हिस्सों पे इजराइल ने कब्जा किया हुआ था वहां से अपनी सेना हटा ली और इस जीत के कारण हिजबुल्लाह का जो महासचिव है हसन नसरुल्लाह वो मिडल ईस्ट के इस इलाके का हीरो बन गया था। इसलिए इजराइल ईरान के बाद हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और वैसे भी हिजबुल्लाह जो है वो मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर और ट्रेंड संगठन है। अब दोस्तों ये जो संगठन है हिजबुल्लाह इसको बनाया तो गया था लड़ाई करने के लिए, लेकिन 1990 के बाद इसने लेबनान की राजनीति में भी भाग लेना शुरू कर दिया और इसने 2008 में अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कैबिनेट की 30 में से 11 सीटें हासिल की और लेबनान में अपनी सरकार बनाई। और जैसे ही इन्होंने लेबनान में अपनी सरकार बना ली, अगस्त 2008 में एक कानून बनाया जिसमें हिजबुल्लाह को एक पैरामिलिट्री फोर्स की तरह मान्यता दी गई। अब दोस्तों लेबनान में जितने भी शिया मुसलमान हैं वो सभी हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, लेकिन जो सुन्नी मुसलमान हैं वो हिजबुल्लाह के एजेंडे से सहमत नहीं है और कुछ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है लेबनान की वो भी हिजबुल्लाह का समर्थन करती है। और दोस्तों आज भी हिजबुल्लाह को जो ट्रेनिंग और फंडिंग है वो ईरान से मिलती है और इसके साथ साथ सीरिया से उसे राजनीतिक समर्थन भी मिलता रहता है। दोस्तों कुछ देशों ने और यूरोपियन यूनियन ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। दोस्तों अभी तक जो कुछ भी चल रहा था उसमें इजराइल की तरफ से ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई थी, लेकिन जब 17 सितंबर को ये पेजर पे ब्लास्ट हुए थे उसके कुछ घंटे पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक नया युद्ध उद्देश्य पास किया था जिसमें उसने कहा था कि इजराइल अपने सभी विस्थापित लोगों को उत्तर में अपने घर सुरक्षित भेजेगा। और इसके बाद इजराइल के जो रक्षा मंत्री है योव गैलेंट उन्होंने उत्तर में स्थित एक इजरायली सेना के बेस का दौरा किया और वहां पर उन्होंने कहा कि अब जो युद्ध का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया है। उनका कहने का मतलब ये था दक्षिण में हमास को निपटा दिया है और अब वो हिजबुल्लाह को निपटाने की तैयारी में है और इसके बाद इजराइल ने अपनी सेना को उत्तर की तरफ भेजना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इन सभी बातों से ये साफ हो गया था कि ये जो ब्लास्ट है वो इजराइल की तरफ से ही करवाए गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि हिजबुल्लाह के लोग पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इजराइल को पता कैसे चला। तो फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह के जो महासचिव है हसन नसरुल्लाह उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि इजराइल जो है वो उसके लड़ाकों के स्मार्टफोन को ट्रैक कर रहा है जिससे उनकी बातचीत और लोकेशन इजराइल को पता चल जाती है और वे एक आसान टारगेट बन जाते हैं जिसके कारण इजराइल उनके ऊपर आसानी से हमला कर सकता है और इस तरह से इजराइल ने अब तक उसके बहुत सारे लड़ाकों को मार गिराया है। इसलिए हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लोगों को एक सलाह दी थी कि वो स्मार्टफोन का यूज बंद करें और पेजर का इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर दोस्तों बात करें ये पेजर होता क्या है और कैसे काम करता है, दोस्तों पेजर को बीपर या ब्लीपर भी कहा जाता है। पेजर एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो अल्फा न्यूमेरिक या वॉइस मैसेज के जरिए मैसेज रिसीव और सेंड करता है और ये जो मैसेज है ये रेडियो तरंगों के माध्यम से इसमें आते जाते हैं। सेल फोन के आने से पहले 1990 के दशक और 2000 के दशक के स्टार्ट में ये जो पेजर है ये बहुत लोकप्रिय थे। जैसे सेल फोन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इस पेजर को आसानी से ट्रैक नहीं किया जाता क्योंकि ये इंटरनेट या वाईफाई से नहीं जुड़ा हुआ होता। इसलिए हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो पेजर का इस्तेमाल करते थे जिससे उनको आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। आज भी मेडिकल लाइन और इंटेलिजेंस के कुछ लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पेजर है इसका हिजबुल्लाह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तो इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी उन्होंने पता लगा लिया, लेकिन ये कैसे पता लगाया कि जो पेजर यूज कर रहा है वो हिजबुल्लाह का ही लड़ाका है और इसी पेजर को टारगेट करना है, इसी में ब्लास्ट करना है। हो सकता है दोस्तों हिजबुल्लाह के जो लोग पेजर इस्तेमाल कर रहे थे उसका पता लगाने के लिए इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के लोगों ने ह्यूमिंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग किया हो। उन्होंने अपने मुखबरों के माध्यम से पता लगाया हो कि कौन सा जो पेजर है
वो कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा हो सकता है दोस्तों कि इजराइल ने ये मैसेज देखे हो कि कहां पर ज्यादा आ जा रहे हैं और उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया हो और पता किया हो कि किस पेजर को टारगेट करना है। अब दोस्तों ये जो ब्लास्ट है ये इतने सारे एक साथ कैसे हुए, इसके बारे में बोला जा रहा है कि शायद इजराइल ने जो ये पेजर है इनकी सप्लाई चेन को प्रभावित किया हो। दरअसल जब हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर का यूज करने की बोला था, उसके बाद लेबनान में लगभग 5000 के आसपास जो पेजर है वो इंपोर्ट किए गए थे। और ये जो पेजर है इनको ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो से खरीदा गया था, जिनका मॉडल था AR-924। उसके बाद एक्सपर्ट बताते हैं कि हो सकता है इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसके लोग ताइवान की इस कंपनी के पास पहुंचे हो और उन्होंने करप्शन के माध्यम से जो पेजर है इनमें छेड़खानी की हो। कहा यह जा रहा है कि ये जो पेजर है इसकी बैटरी के साथ एक PTN नाम का एक्सप्लोसिव लगाया गया था। PTN की 30 ग्राम मात्रा पेजर की लिथियम आयन बैटरी के साथ लगाई गई थी, जो कि एक आदमी को मारने के लिए काफी होता है। और जब इस पेजर को ब्लास्ट करना था इसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी का मैसेज या कोड भेजा गया, जिससे ये पेजर जो है ओवरलोड हो गया। और पेजर के ओवरलोड होने से बैटरी गर्म हो गई। बैटरी जब गर्म हुई तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसने PTN नाम के एक्सप्लोसिव को ट्रिगर करने का काम किया, यानी उसमें ब्लास्ट कर दिया। और दोस्तों जब ताइवान की इस कंपनी से इन पेजर के बारे में बात की गई तो इस कंपनी के मालिक सू चिंग क्वांग ने बताया कि हमने इन पेजर को असेंबल नहीं किया है। इन पेजर को जो बनाया है वो हंगरी की एक कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT द्वारा बनाया गया है, जिसके पास अपोलो गोल्ड का ब्रांड नेम यूज करने का लाइसेंस है। और लेकिन हंगरी की जो ये कंपनी है BAC, इसकी जो CEO है क्रिस्टियाना बार्शोनी आर्किडियाना, उसने कहा है कि हम सिर्फ बिचौलिए का काम करते हैं, हम मिडलमैन की भूमिका निभाते हैं, हम कोई असेंबलिंग का काम नहीं करते। और हंगरी की गवर्नमेंट का भी कहना है कि BAC कंपनी हंगरी में किसी भी तरह का प्रोडक्शन का काम नहीं करती, वो सिर्फ एक बिचौलिए का काम करती है। अब दोस्तों एक खबर ये भी है कि ये जो कंपनी थी BAC, ये एक शेल कंपनी थी जिसको इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के लोगों ने 2 फेक कंपनियों के साथ मिलाकर बनाया था। अब दोस्तों ये सेल कंपनी की अगर हम बात करें, सेल कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ कागजों में ही होती है। वास्तव में इस कंपनी के पास कोई कारोबार नहीं होता, इसका जो डिविडेंड इनकम है वो 0 होता है। और ये जो कंपनी है ये कम से कम पेड अप कैपिटल के साथ काम करती है। और दोस्तों अब अगर बात करें इन कंपनियों का जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, तो जैसे काले धन को सफेद करने, टैक्स से बचने, तलाक या प्रॉपर्टी के मामलों में प्रॉपर्टी को छुपाने जैसे कामों में इन कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं पेजर में जो टेम्परिंग है वो तब की गई होगी जब ये कंपनी से निकल चुके थे और हिजबुल्लाह के लोगों के हाथों में नहीं गए थे। बीच में ही कहीं जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के लोग हैं उन्होंने इसमें एक्सप्लोसिव लगाया होगा। और इसी तरह दोस्तों जब वॉकी टॉकी जिनमें ब्लास्ट हुए हैं उनको बनाने वाली जापानीज कंपनी से बात हुई तो उस कंपनी ने कहा कि जिस मॉडल के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए हैं उनका प्रोडक्शन जो है कंपनी ने 10 साल पहले यानी 2014 में ही बंद कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है ये जो वॉकी टॉकी है जिनमें ब्लास्ट हुए हैं ये डुप्लीकेट हो। दोस्तों सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो ब्लास्ट हुए हैं पेजर और वॉकी टॉकी में, क्या ये इंटरनेशनल कानूनों के अनुसार सही है या गलत? अगर हम इसकी बात करें तो CCW यानी कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, जो कि 10 अक्टूबर 1983 को जिनेवा में हुआ था और दिसंबर 1983 को जो लागू हुआ, उसका जो दूसरा प्रोटोकॉल है वो कहता है कि जो ये एक्सप्लोजिव है उन पोर्टेबल चीजों में नहीं लगाया जा सकता जिनसे नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती, जैसे कि सेल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया और बच्चों के खिलौने हो गए, पेजर हो गया, वॉकी टॉकी हो गया। तो इस हिसाब से ये जो ब्लास्ट हुए हैं CCW इनको जो है अवैध घोषित करता है। और दोस्तों इसके बाद 19 सितंबर को जब हिजबुल्लाह के जो महासचिव है नसरुल्लाह, वो जब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो ये ब्लास्ट हुए हैं इनका जवाब इजराइल को दिया जाएगा। तब नसरुल्लाह ये बयान दे रहे थे, तभी जो इजराइल के जो फाइटर जेट है वो लेबनान के राजधानी बेरूत में देखे गए। इन्होंने हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर हमले किए जहां पर हिजबुल्लाह के जो है रॉकेट के लॉन्चिंग पैड बने हुए थे। उन्होंने उन सभी लॉन्चिंग पैड को जो है तबाह कर दिया और इसके बाद जो है इजराइल सीधे सीधे हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने लगा है। उसके फाइटर जो जेट है उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दी है, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए हैं, जिनकी पुष्टि हिजबुल्लाह ने खुद की है। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जो ब्लास्ट है पेजर और वॉकी टॉकी में, ये करवाई किसने? दोस्तों पहले तो जो पूरा शक था वो इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसके ऊपर था, क्योंकि मोसाद ने पहले भी विदेशों में कई
इस तरह के जो सीक्रेट ऑपरेशन है वो किए हैं। लेकिन बाद में खबर ये भी आ रही है कि ये जो ब्लास्ट है वो मोसाद ने नहीं बल्कि यूनिट 8200 ने करवाई है। अब ये यूनिट 8200 क्या है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो जो ये यूनिट 8200 है ये इजराइल की सेना की एक सीक्रेट एजेंसी है जो कोड डिस्क्रिप्शन, काउंटर इंटेलिजेंस या फिर साइबर वारफेयर जैसे जो काम है उनको करती है। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो 18 से 21 साल तक के युवा लोग हैं, क्योंकि जो ये 18 से 21 साल तक के जो युवा होते हैं इनमें सीखने और समझने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। अब दोस्तों ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका की कितनी गहरी दोस्ती है, लेकिन फिर भी अमेरिका का कहना है कि ये जो पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए हैं इसके बारे में इजराइल ने अमेरिका को कोई जानकारी नहीं दी है। और उसने ये भी कहा है कि अब जो ये लड़ाई है कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो यूएन की जो महासभा है उसमें भी एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया था कि क्या फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया हुआ है उसको अब इजराइल ने समाप्त कर देना चाहिए या नहीं। इसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो 124 देशों ने कहा कि हाँ ये जो कब्जा है ये अब खत्म होना चाहिए, और 14 देश ऐसे थे जिन्होंने इजराइल का साथ दिया। इसके साथ साथ 43 देश ऐसे भी है जिन्होंने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया, और इन 43 देशों में एक देश भारत भी है। दरअसल भारत ने कुछ कारण बताए हैं वोटिंग से एब्सेंट रहने के, जो कि इस प्रकार हैं। भारत का कहना है कि जो ये एरिया है मिडल ईस्ट का, यहाँ पर शांति स्थापित होनी चाहिए। और इसके साथ साथ भारत ये भी कहता है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो लागू होना चाहिए। और भारत ने ये कहा है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमले किए थे वो गलत थे। भारत कहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को आपस में बैठकर जो ये सारे मुद्दे हैं इनको सोल्व कर लेना चाहिए, इसलिए हम वोटिंग करके किसी एक पक्ष के साथ नहीं जाना चाहते। अब दोस्तों ये जो ब्लास्ट लेबनान में हुए हैं इनके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब युद्ध के तरीके बदल जाएंगे, क्या अब युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाएंगे, साइबर वारफेयर से ही युद्ध लड़े जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो पेजर है इसका इस्तेमाल दुनिया में बहुत सारे मेडिकल लाइन और इंटेलिजेंस लाइन के लोग करते हैं, और दुनिया की बहुत सारी सेनाएं जो है वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती हैं। अगर कभी किसी देश के साथ ऐसा हुआ तो उसकी सेना और लोगों को बिना कुछ किए ही बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक समस्या ये भी है कि अगर ये जो तकनीक है ब्लास्ट करने वाली ये गलत हाथों में चली गई तो क्या होगा। अगर ये किसी आतंकी संगठन के पास चली गई तो क्या होगा। वो लोग बिना कुछ किए ही दूर बैठे हुए किसी देश के लोगों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे भारत जैसे देश को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ भारत के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, और भारत के जो लोग हैं वो ज्यादातर चाइनीज फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हाउस होल्ड चीजें जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप हो गया, टीवी, ये जो सब चीजें है ये मेड इन चाइना ही है। अगर कभी ऐसा हुआ चाइना ने ऐसे ब्लास्ट करने शुरू कर दिए तो हमारा क्या होगा, जितना नुकसान होगा उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब ये तो कंफर्म हो गया है कि ये जो मिडल ईस्ट का एरिया है इसमें एक बार फिर से तनाव बहुत बढ़ने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।